मुझे अब आ रही है बस। ठीक है। हाँ जी। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। और फिर बड़ी देर बाद मिल रहे हैं हम, ऐश हो गई होगी तुम सबकी तो। आई एम फाइन नो। लास्ट वीक बस ज़्यादा खराब थी तबीयत। अब तो ठीक है आई थिंक। और आपका अच्छा, मेरी सारी क्लासेस धीरज सर ने ले ली क्या? अच्छा। अच्छा। चलो। आज टेस्ट कैसा हो गया कल वाला? अच्छा, इसमें ना वो दो क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल वाले, इसमें शायद वैल्यू नहीं दी हुई थी, पता नहीं आर की या सी की। उसमें मतलब वो रेंज को मिलेंगे मार्क्स, ठीक है? ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। अनुभव मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बच्चों, इसमें कुछ मैंने दिया था होमवर्क? आई थिंक नहीं दिया था ना। तो एक मिनट।
हाँ बचाओ, डी पार्ट बचाओ। डन। ओके, ई पार्ट। ई पार्ट बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपको ये समझ आता है कि डी आएगा आंसर? कैसे, एक्सप्लेन करो। ई का सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन करो बच्चों मुझे। ई का वन, एक बार देखें हम। ये दो वेव्स हो गई ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। ओके, तो maximum intensity that can be achieved at the point is twice the intensity of either wave and occurs। तो हमें पता है कि देखो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है ना? तो मैं डी का फर्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ बच्चों। एम्पलीट्यूड सेम है तो हमें पता है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है वो तो 4 टाइम्स हो जाती है ना? जो √I1 + √I2 होल स्क्वायर हो जाता है। और वो कब होती है? जब फेज डिफरेंस हमारा वो जो 2n पाई होता है। तो ए ऑप्शन गलत हो गई, बी ठीक हो गई क्लियरली। अगर फाई 0 होगा तो वो 2n पाई वाला ही केस हो गया। सी, हाँ मतलब इंटेंसिटी 4 टाइम्स होती है, एम्पलीट्यूड डबल होता है। तो सी भी ठीक है। और डी, व्हेन इंटेंसिटी 0 द नेट एम्पलीट्यूड इज 0 एंड एट दिस पॉइंट फाई इज इक्वल टू पाई, ये भी ठीक है। अगर आप फाई को पाई ले लोगे तो तब एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा और इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। हाँ जी बच्चों, सेकंड क्वेश्चन। आप डी का कह रहे हो ई का कह रहे हो? ऑप्शन डी, मतलब जब फाई इक्वल टू पाई हो जाएगा तो ये वो वाला केस बन गया ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला। सेकंड क्वेश्चन में क्या डाउट कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। फेज लिखा तो है। इन फेज का मतलब यही होता है, सेम फेज। थर्ड का बी पार्ट, फ्रीक्वेंसी दी, वेवलेंथ दे दी। थोड़ा लैंग्वेज गलत दी हुई है, ऐसे लिखा हुआ है द टू वेव्स आर प्रोड्यूस्ड अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर बिहाइंड द सेकंड वन। आई थिंक वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक वेव दूसरे से 4 सेंटीमीटर पीछे से शुरू की है ना? क्यों बच्चों, यही किया ना थर्ड के बी में? मतलब जो फेज डिफरेंस है वो के डेल्टा एक्स से निकाला होगा।
हाँ बच्चों, ई पार्ट सेकंड क्वेश्चन, डी पार्ट मुझे समझाओगे कैसे आया ये ऑल्टरनेटिव मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी एट नोड्स एंड एंटी नोड्स? देखो क्या होगा बच्चों, देखो एक पोजीशन है ये वाली, नोड, एंटी नोड और आगे नोड, मान लो अभी मीन पोजीशन पे है, और एक है ऐसे एक्सट्रीम पोजीशन। तो देखो जब ब्लैक वाली पोजीशन है बच्चों, तब स्ट्रिंग जो है वो आपका स्ट्रेच तो है नहीं बिल्कुल, है ना, और एंटी नोड की स्पीड है नीचे को, राइट। तो इस टाइम पे नोड के पास कोई एनर्जी नहीं है, एंटी नोड के पास एनर्जी है, करेक्ट। और यहीं पे जब रेड वाली पोजीशन है, अब एंटी नोड वाले पॉइंट की स्पीड 0 है, और नोड को क्या हुआ है, वो खिंचा हुआ है ना। तो उस टाइम पे क्या हो गया कि नोड के पास एनर्जी है, एंटी नोड के पास नहीं है, राइट। तो क्या हो रहा है, मतलब एनर्जी ऐसा हो रहा है ना, एक इंस्टेंट पे नोड के पास मैक्सिमम है, एंटी नोड के पास मिनिमम है, दूसरे पोजीशन पे नोड के पास मैक्सिमम है, एंटी नोड के पास मिनिमम है, तो वो चेंज करती जा रही है, राइट बच्चों। ओके, ये बच्चों अभी दोबारा भी आएगा ये टॉपिक, मतलब मैं फिर से लिखवाऊंगा आपको। और बच्चों और कोई क्वेश्चन? थर्ड का सी, डिस्टेंस बिटवीन नोड्स पूछा है, लैम्डा/2। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों लास्ट टाइम हम बीट्स पढ़ रहे थे, अगर हम इसको याद करें तो बीट्स में मैंने आपको क्या समझाया था कि ये फिनोमेना कब अकर होता है, जब हम दो वेव्स की सुपरपोजिशन करते हैं, लेकिन अब कंडीशन क्या है कि उनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो बहुत कम होना चाहिए, और कितना कम, 10 से लेस। तो ऐसा करने पर बच्चों क्या हो जाता है, हमने क्या समझा था, जो एक्सप्रेशन बनता है वो ऐसा एक्सप्रेशन बन जाता है जहां पे जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम पे डिपेंड करता है। तो उससे क्या निकल के आता है कि है तो ट्रैवलिंग वेव ही, लेकिन उस ट्रैवलिंग वेव का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ चेंज करता जा रहा है, मतलब हमें जो आवाज है वो कभी धीरे सुनाई देगी, कभी ऊंची सुनाई देगी, राइट। तो एक ऊंची आवाज का रेगुलर इंटरवल्स पे सुनना, उसको हम कहते हैं एज बीट।
ठीक है बच्चों, बीट वाला कंसेप्ट क्लियर है सबको ना? तो हमने देखा था कि बीट फ्रीक्वेंसी जो है उसका क्या मतलब है कि 1 सेकंड में कितनी बार ऊंची आवाज सुनाई देती है, और वो सिंपली मॉड ऑफ F1 माइनस F2 आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो मतलब आसान बात यह है कि बीट्स में जो क्वेश्चन बनता है ना वो कुछ भी नहीं है, बस डिफरेंस ही लेना होता है और कुछ होता ही नहीं है। तो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं बच्चों, लिखो जरा। A fork produces 5 beats with a source of 200 hertz. तो मान लो आपको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है बच्चों, तो आपको बताना है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क। तो बताओ बच्चों क्या आंसर होगा? बताओ बच्चों फटाफट। राइट बच्चों, तो इसमें आपका आंसर क्लियरली 195 या 205 आ गया होगा, है ना? तो कुछ नहीं, सिंपल है ना, मॉड लेके कर दिया। अब बच्चों मान लो मैं एक और कंडीशन लगा देता हूं इसमें। मान लो एक एक्स्ट्रा ये कंडीशन दी हुई है कि if fork is loaded with wax, the beat frequency decreases.
तो अब ढूंढो, नाउ फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्क। तो बच्चों वैक्स लगाने से होगा क्या कि मतलब अब हमारा फोर्क जो है वो भारी हो गया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। मतलब आपने सिर्फ ये सोचना है कि किस केस में ऐसा होगा कि जब फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम हो बच्चों, तो बीट फ्रीक्वेंसी कम हो जाए। आपको मतलब बस वैक्स से हमें पता है ना कि हुआ क्या, कि वो भारी हो गया फोर्क, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, और तो हमें कोई काम ही नहीं है वैक्स का। हाँ बच्चों, बिल्कुल आसान है कि 195 और 205 में से किस केस में ऐसा होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, समझो सिचुएशन। वैक्स लगाने से क्या हुआ कि जो फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, ठीक है। और दूसरा सोर्स जो 200 वाला है वो तो एज इट इज ही रहा, उसको कुछ नहीं किया हमने। और हम ये कह रहे हैं कि हमें ये पता चल गया कि भाई हाँ जी, बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो गई, ठीक है। मतलब फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम करने पर बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब फोर्क की क्या फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों? 205, राइट। ये दो केस है, सोर्स का तो 200 ही है, हमने इधर इसको 205 से कम किया, इधर 195 से कम किया। मान लो अगर हम 195 वाले को कम करेंगे, फिर तो बीट फ्रीक्वेंसी पक्का बढ़ेगी ही बढ़ेगी बच्चों, है ना। तो कम होने का चांस किस में है कि भाई जिसकी 205 है, तो मान लो वैक्स लगाने के बाद 204 हो गई, 203 हो गई, राइट। तो उससे मतलब बीट फ्रीक्वेंसी कम हो गई। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? ओके। तो मतलब इस केस में जब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें ना वेव का, ये जो इक्वेशन बनती है हमारी, ये ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके का बनता है। तो आप देख रहे हो कि एम्पलीट्यूड मान लो 0 से शुरू हुआ, ज्यादा हो गया, फिर कम हो गया, फिर बढ़ना शुरू हो गया, एंड सो ऑन। तो बीट्स वाला ग्राफ इस टाइप का होता है। ठीक है, बस मैंने क्या दिखाया है, एम्पलीट्यूड ज्यादा होके कम हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है, एंड सो ऑन। अंडरस्टूड बच्चों? ओके, इससे बच्चों एक स्पेशल केस हम लेते हैं
कि मान लो 3 सोर्सेज हैं, ठीक है, जिसमें एक सोर्स की फ्रीक्वेंसी f माइनस डी है, एक की f है और एक की f प्लस डी है। इन अदर वर्ड्स हमने मतलब ऐसे मान लिया कि 3 सोर्सेज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो AP में है। इस केस में हम बीट्स निकालना चाहते हैं कि कितनी सुनाई देंगी। ठीक है जी। तो अब बच्चों ये बताओ सबसे पहले तो कि मतलब मेथड क्या होगा बेसिक। हमने जैसे ऊपर भी जो ड्राइव किया था, क्या अप्रोच फॉलो की थी? हमें तो सीधा एक्सप्रेशंस ऐड ही किए थे ना। जैसे ये तो जो था, ये हमने क्या किया है यहाँ पे, y1 y2 को ऐड कर दिया, राइट। वही अप्रोच हम यहाँ फॉलो करते हैं कि हम 3 इक्वेशंस मान लेते हैं और हम इनको ऐड करते हैं। अब मैंने यहाँ पे फॉर कन्वीनियंस x को 0 ही पुट कर दिया, क्योंकि क्लियरली x का तो रोल ही नहीं है बीट्स में। बीट्स में तो सिर्फ मतलब t वाली टर्म का ही रोल है, राइट। तो मैंने जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपल x को 0 ले लिया। तो बच्चों मुझे बताओ इस केस में हमें कैसे ऐड करना चाहिए, क्या लग रहा है देख के? What will be the best way to add this बच्चों? मतलब हम फर्स्ट और थर्ड टर्म को पहले ऐड कर देते हैं, है ना, फिर उसमें सेकंड को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म पे लगा दो साइन सी प्लस साइन डी। तो इसका ये आंसर बन गया, है ना। इसमें अब हम साइन 2 पाई FT को बच्चों कॉमन ले लेते हैं, तो ये ऐसे बन गया a साइन 2 पाई FT इंटू 1 प्लस कॉस 2 पाई DT। तो आया समझ? ओके। तो अब बच्चों हमने सोचना है कि अब इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन का मैक्सिमम होगा जब t की वैल्यू 0, 1/d 2/d इस तरह से होएगी।
क्या ये समझ आ रहा है बच्चों? अगर आपको मतलब थोड़ी डिनोमिनेटर में टू, टू कैसे आया? सर 0 पाई 2 पाई पे करेंगे ना मैक्सिमम, तो वो 0। तो ये जो कॉस वाला एक्सप्रेशन है, मैंने इसको 1 के इक्वल पुट किया है, तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई पे होगा ना? ओके सर। एक्चुअली ना बच्चों, इस केस में क्या हो सकता है, आपको शायद थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने ना एक्स वाली टर्म उड़ा दी, तो मे बी एकदम आपको ना दिख रहा हो कि मतलब जैसे ऊपर हमने एक्सप्रेशन बनाया था, है ना, कि कौन सी टर्म एम्पलीट्यूड के साथ आएगी, राइट बच्चों? जैसे यहाँ बन गई थी ना ये एम्पलीट्यूड वाली टर्म, तो कोई चक्कर नहीं है, आप इसको उस तरह लिख के देखना, राइट इट इन टर्म्स ऑफ एक्स, और फिर देख करके देखना सॉल्व। ठीक है बच्चों? तो मतलब इस केस में ये निकल के आ जाएगा कि बीट फ्रीक्वेंसी जो है वो मतलब डी है, कॉमन डिफरेंस ही है बीट फ्रीक्वेंसी। क्लियर बच्चों? ओके, तो ये ना एक मतलब स्पेशल सा केस है बच्चों, बस ये एक याद रखना है कि अगर तीन सोर्स आए, तीन या तीन से ज्यादा भी हो जाए, मतलब अगर अगर सोर्सेज एपी में है तो मतलब जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कॉमन डिफरेंस होती है। एक और एग्जांपल करते हैं बच्चों। तो भाई दो स्ट्रिंग्स हैं जो इनिशियली रेजोनेंस में है, इसका क्या मतलब हुआ? कि अभी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो अब आपको बताना है फाइंड द बीट फ्रीक्वेंसी if tension in one of the strings
इज इंक्रीज बाय 2%। तो वेरिएबल्स अज्यूम कर लो बच्चों अपने सारे, उसके हिसाब से निकालो क्या आंसर बनता है। तो जो बीट का आपको ना इनडायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, डायरेक्ट तो क्या ही आएगा, डिफरेंस क्या पूछेंगे। तो कोई सिचुएशन के साथ ही मिक्स करके कि भाई चलो ठीक है वहां निकाल लो आप सॉल्व करके। हर्षप्रीत ठीक है, सक्षम ठीक है। और तो सारे एफ की टर्म्स में निकाल लो, मतलब एफ इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, करो ध्यान से। ठीक है, बहुत दिक्कत। बच्चों मैंने आपसे पिछले वीक एक एनालिसिस मांगा था, आपने कहा चल अब सर कौन सा क्लास ले रहे हैं तो जरूरत ही नहीं है भेजने की, है ना। सिर्फ शायद मुझे एक या दो बच्चों ने भेजा है पूरी क्लास में से। टेस्ट का कहा था ना मैंने, एडवांस टेस्ट का। हाँ बच्चों ठीक है, आई थिंक सबका आ गया है। ठीक, करना क्या था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई, डेल्टा एफ निकालना है आपको, राइट। थोड़ा सा चेंज है तो क्लियरली पता चल रहा है कि एरर्स यूज होना चाहिए। तो वी नो कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू वी विच इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो डेल्टा एफ बाय एफ क्या बन गया, हाफ डेल्टा टी बाय टी। तो डेल्टा एफ क्या आ गया,
F/100 आना छोड़ बच्चों। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज डॉपलर इफेक्ट। तो ये बच्चों अब सुपरपोजिशन वाला पार्ट खत्म हो गया है, ठीक है। मतलब जो अभी हम पढ़ने लगे हैं वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट केस है बच्चों बिल्कुल सिंपल काइनेमैटिक्स टाइप सिचुएशन है ये, ठीक है। तो हेडिंग दो बच्चों डॉपलर्स इफेक्ट। स्ट्रिंग्स आर इन रेजोनेंस का क्या मतलब है कि पहले दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। ओके तो देखो बच्चों क्या होता है, क्या सिचुएशन है। मान लो एक पर्सन है जो 5 बॉल्स पर सेकंड एक दूसरे पर्सन की तरफ फेंक रहा है, ठीक है। तो दूसरे पर्सन के पास बच्चों बॉल्स जो हैं वो किस रेट पे आएंगी। अभी दोनों रेस्ट पे हैं तो दूसरे के पास भी जो बॉल्स आएंगी वो 5 बॉल्स पर सेकंड के हिसाब से ही आएंगी, है ना। इसमें कोई डाउट। अब बच्चों अगर मान लो जो लेफ्ट साइड वाला पर्सन है जो बॉल्स फेंक रहा है, अगर वो बॉल्स फेंकते हुए राइट की तरफ चलना शुरू कर दे फिर क्या होगा। तो जो बॉल्स रिसीव कर रहा है उसको क्या फर्क लगेगा। लेफ्ट साइड वाला फेंक 5 बॉल्स ही रहा है बस, लेकिन अब वो राइट की तरफ उससे मूव करना शुरू कर दिया है, रिसीवर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया है। तो क्या होना चाहिए। तो क्या रिसीवर को ऐसा लगेगा कि अब उसके पास एक फास्टर रेट पे बॉल्स आ रही हैं। ये मानते हो बच्चों। इनफैक्ट अगर उल्टा भी हो, मान लो रिसीवर लेफ्ट को आ रहा हो, रिसीवर टुवर्ड्स थ्रोवर आ रहा हो, तो भी उसको सेम ही लगेगा, है ना। तो इसी कंसेप्ट को बच्चों अगर हम साउंड के ऊपर अप्लाई कर दें, साउंड वेव्स के ऊपर, तो कंसेप्ट ये है कि भाई भाई साउंड में क्या हो रहा है, एक सोर्स ऑफ साउंड है जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा है, एक लिसनर है, ठीक है, जिसके पास डिस्टरबेंस पहुंच रही है। तो भाई अगर दोनों में कुछ ना कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो ऐसा होगा कि रिसीवर को कुछ अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी ओरिजिनल के मुकाबले, राइट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आया बच्चों उसको हम कहते हैं एज डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो ये लिख लो।
तो बच्चों हम क्या सीखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में कि कैसे अगर सोर्स और लिसनर के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी हो तो लिसनर को कुछ अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। देख लिया बच्चों? ओके, तो हम इसको बच्चों डिराइव करते हैं। तो देखो जो सिचुएशन ध्यान से समझो। वो जो सबसे पहले आप वाइट वाला बनाओ, ठीक है? वाइट वाला पार्ट क्या डिनोट कर रहा है कि एक सोर्स है, एक लिसनर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है कैपिटल डी। ठीक है, सिर्फ इतना दिखाना है, सोर्स लिसनर दोनों के बीच में डिस्टेंस हो गया कैपिटल डी। ग्रीन वाला भी दिखा दो। ग्रीन क्या दिखा रहा है कि सोर्स की स्पीड वीएस है और लिसनर की स्पीड वीएल है। ठीक है, ये जो वाइट है वो है पोजीशन एट टी इक्वल टू 0। सबको वाइट वाला पार्ट बच्चों क्लियर हो गया? ओके, अब ये बच्चों बिल्कुल ना काइनेमैटिक्स की प्रॉब्लम की तरह है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम मानते हैं कि सोर्स ने एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की टी इक्वल टू 0 पे, जो कि वाइट में दिखाया। मतलब ये जो इंस्टेंट है यहाँ पे सोर्स ने एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की। ठीक है, ये लाइन लिख लो। तो अब इस डिस्टरबेंस के साथ होगा क्या बच्चों? ये इस मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगी टुवर्ड्स द लिसनर विद सम स्पीड v। v क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, या फिर डिस्टरबेंस की स्पीड कह लो, राइट? ओके, अब बच्चों मुझे ये बताओ
कि ये जो डिस्टरबेंस है ये लिसनर के पास कितने टाइम में पहुंचेगी? सोर्स ने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की है, वो ट्रैवल कर रही है विद स्पीड v। जो लिसनर है वो ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड vl, राइट? तो ये डिस्टरबेंस कितने टाइम के बाद लिसनर के पास पहुंचेगी? सिंपल क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। इमेजिन करो सोर्स ने गोली छोड़ी है ना, जो v से ट्रैवल कर रही है, लिसनर vl से ट्रैवल कर रहा है, तो गोली लिसनर के पास कितने टाइम में पहुंचेगी? बताओ बच्चों फटाफट। टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, राइट? और रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? v माइनस वी एल, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में ही है। तो ये एक हमारे पास टाइम आ गया कि पहली डिस्टरबेंस लिसनर के पास कब पहुंची। नहीं, v अलग है, vs अलग है। vs तो vs is स्पीड ऑफ सोर्स, v is स्पीड ऑफ डिस्टरबेंस। बच्चों ये समझ आया? ओके। अब बच्चों मतलब जो सोर्स डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रहा था उसकी फ्रीक्वेंसी थी f, ठीक है? तो बताओ सोर्स जो है वो दूसरी डिस्टरबेंस कब प्रोड्यूस करेगा? पहली डिस्टरबेंस तो उसने t इक्वल टू 0 पे की प्रोड्यूस। अब वो दूसरी डिस्टरबेंस कितने टाइम के बाद करेगा प्रोड्यूस? अगर फ्रीक्वेंसी f है तो टाइम क्या हुआ? 1/f हुआ बच्चों, है ना? तो सोर्स ने जो सेकंड डिस्टरबेंस है वो प्रोड्यूस की एट t इक्वल टू 1/f। क्या बच्चों यहां तक समझ आ रहा है? अब जिस टाइम पे बच्चों सोर्स ने दूसरी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की उस टाइम तक सोर्स ने कितना मूव कर लिया? सोर्स vs इंटू टी आगे मूव कर गया होगा, और लिसनर भी vl इंटू टी आगे मूव कर गया होगा, है ना? तो ये है बच्चों फिगर में जो हम ब्लू लाइन से दिखा रहे हैं। दीज आर द न्यू पोजिशंस ऑफ सोर्स एंड लिसनर जब सोर्स ने दूसरी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की। और जो रेड में लिखा हुआ है, अब रेड क्या है? दैट इज द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड लिसनर। तो बताओ वो कितना हो गया?
यस। तो ये बन गया डी प्लस वी एल माइनस वी एस इंटू एफ, राइट जो। तो फिर से ये जो ब्लू लाइंस हैं ये क्या डिपेक्ट कर रही हैं? न्यू पोजीशंस ऑफ सोर्स एंड लिसनर, जब सोर्स ने दूसरी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की। अब बच्चों ये जो दूसरी डिस्टरबेंस है ये लिसनर के पास कब पहुंचेगी? ये दूसरी डिस्टरबेंस जो t इक्वल टू 1/f पे प्रोड्यूस हुई, ये अब लिसनर के पास बच्चों कब पहुंचेगी? तो भाई क्लियरली जो रेड में लिखा हुआ है डिस्टेंस अपॉन जो रिलेटिव स्पीड है ना? तो हम टोटल टाइम लिख रहे हैं, ठीक है, मतलब t इक्वल टू 0 से। तो 1/f टाइम तो पहले ही निकल गया था जब डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुई थी, और उसके बाद कितना टाइम लगा? जो डिस्टेंस था अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो बच्चों ये t2 टाइम समझ आया आपको मैंने कैसे लिखा? बोलो बच्चों ये क्लियर है? ओके। तो भाई लिसनर के पास पहली डिस्टरबेंस पहुंची थी t1 टाइम पे, दूसरी डिस्टरबेंस जो है वो पहुंची है t2 टाइम पे, राइट? तो लिसनर को क्या लगेगा अब कि दोनों डिस्टरबेंसेस के बीच में कितना टाइम लगा? कैसे निकालेगा लिसनर? सीधा सब्ट्रैक्ट कर देगा t2 माइनस t1, है ना? तो देखो बच्चों, क्या वो सिंप्लीफाई करके ये बन जाता है? ओके। तो अब बच्चों लिसनर क्या कहेगा कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या है?
1 बाय टाइम पीरियड, तो लिसनर के हिसाब से ये फ्रीक्वेंसी बन गई v माइनस वी एल अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ। तो बच्चों क्या ये डेरिवेशन सबको आ गई समझ? ओके, अब बच्चों इसमें बस हम इसको एक थोड़ा सा जनरलाइज कर देंगे। हमने अपनी डेरिवेशन में ये माना है कि जो एयर है, मतलब जो मीडियम है, वो इटसेल्फ एट रेस्ट है ना, मीडियम मूव नहीं कर रहा। अगर हम मीडियम की भी स्पीड मान लें तो बस डेरिवेशन में एक चेंज आ जाता है कि ऊपर और नीचे दोनों जगह वीएम ऐड हो जाता है, वेयर वीएम क्या है? वेलोसिटी ऑफ मीडियम। बच्चों क्लियर हो गया सबको? तो अब बच्चों ये मेन रिजल्ट है जो बार बार अप्लाई होगा। इस रिजल्ट को अप्लाई करते हुए बच्चों हमने एक ध्यान रखना है कि हम एक साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं, जैसे हम काइनेमैटिक्स में भी करते थे। अब हमारी साइन कन्वेंशन ये है कि हम सोर्स टू लिसनर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। इन अदर वर्ड्स, जिस डायरेक्शन में साउंड ट्रैवल कर रही है हम उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। नाउ दिस इज आल्सो सिमिलर टू रे ऑप्टिक्स, मतलब जो आप 11th में 10th में चैप्टर पढ़ते हो लाइट, वहां पे भी हम न्यूमेरिकल्स में जो साइन कन्वेंशन है वो यही मानते हैं ना कि जो लाइट की डायरेक्शन है हम उसको पॉजिटिव मानते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो साउंड की डायरेक्शन है हम उसको पॉजिटिव मानते हैं। हम उसके हिसाब से ये जो वीएम है, वीएल है या वीएस है उनको साइंस देते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? अभी हम एग्जांपल करेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा साइन कन्वेंशन का। अभी तक कोई डाउट बच्चों? ओके, एग्जांपल ट्राई करो बच्चों।
33 नहीं 330 मीटर्स पर सेकंड साउंड की स्पीड है, पर्सन इज एट रेस्ट। तो बच्चों इसमें बहुत ध्यान से ना, मतलब फिगर बना के आपने साइंस देने हैं, क्योंकि गलती साइन में ही होती है, एंड ऑब्वियसली साइन गलत हो गया तो फिर आपका सारा आंसर चेंज हो जाएगा। तो 2 आंसर्स आएंगे बच्चों आपके। तो मैं फिर से जो मैं कह रहा था, फिगर बना के लिख लो कि भाई हाँ ये सोर्स है, ये लिसनर है, एरो बना दो सोर्स टू लिसनर वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ किस क्वांटिटी को प्लस में लिखना है, किसको माइनस में। 100 में ठीक है, ख्वाहिश ठीक है, दैविक ठीक है, फ्रैक्शन में छोड़ देना बच्चों, अगर आंसर बाई चांस फ्रैक्शन में आ रहा होगा। हाँ नहीं, पहले आंसर में गलती है कुछ। नहीं देखो, जो हमारी साइन कन्वेंशन है वो ये है ना कि साउंड की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, तो साइन कन्वेंशन के कारण जो साउंड की स्पीड है वो तो अपने आप पॉजिटिव ही होगी ना हमेशा। अभी तेज ठीक है, दीपित ठीक है। ठीक है बच्चों, बाकी सबका भी जिन्होंने भेजा है। तो आपका एक आंसर 110 आ जाएगा और एक आ जाएगा 1100/12। किसी कोई डाउट बच्चों इसमें? अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, अगला एग्जांपल करो बच्चों। इसके कुछ पार्ट्स हैं बच्चों। एक कार है, वो एक हिल को अप्रोच कर रही है, ठीक है। अब स्पीड ऑफ साउंड 340 है। तो फर्स्ट पार्ट, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय हिल।
तो हिल के पास किस फ्रीक्वेंसी की साउंड आ रही है। अच्छा, जो जो पिछले वाला एग्जाम्पल था, इसका अगर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचें तो आपने देखा होगा ना कि जैसे फाटक पे अगर आप खड़े हो, ट्रेन आ रही है, ट्रेन हॉर्न बजाते हुए आ रही होती है, तो आपने देखा होगा कि मतलब हमें आवाज में फर्क लगता है ना जब ट्रेन आ रही होती है और जब ट्रेन क्रॉस कर रही होती है, राइट। तो ये बिल्कुल यही कंसेप्ट है। हाँ जी, अगला एग्जाम्पल करो बच्चों, बताओ मुझे ए पार्ट का क्या आंसर आएगा। जो इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, मैं एक बार समझा रहा हूँ। जब ऐसे ट्रेन क्रॉस में मतलब कार क्रॉस कर चुकी, तो ये सिचुएशन है आपकी सोर्स टू लिसनर वाली, ये डायरेक्शन हो गई ब्लू। तो बस अब आपका ये पर्सन लिसनर है, ये सोर्स है, तो मतलब बस आपने फॉर्मूला में वीएस को -30 पुट करना है, उससे आ जाएगा आंसर। ओके, तो आपके फर्स्ट पार्ट का बच्चों आंसर आ गया 1700/16, राइट। अब बच्चों सेकंड पार्ट देखो, हिल क्या करेगा, साउंड को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। नाउ प्लीज रिमेंबर दिस, ये हमने पहले भी बात की थी कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तो हमेशा सोर्स पे डिपेंड करती है, तो रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो हिल के पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही थी वो 1700/16 आ रही थी। अब हिल जो है वो उसी फ्रीक्वेंसी को बच्चों रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या ये बात समझ आती है। तो अब बच्चों हमें बताना है कि जो ये कार है, अब कार को क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी रिफ्लेक्टेड साउंड की। मतलब कार के लिए, अब कार को क्या लग रहा है कि हिल से साउंड आ रही है, तो कार को उसकी क्या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी बच्चों, फ्रैक्शंस में छोड़ देना। अभी तक अलग अलग आंसर्स हैं मेरे पास।
ध्यान से करो भाई। अब आपका सोर्स क्या है बच्चों? हिल, है ना? और लिसनर क्या है? कार। मतलब ये सिचुएशन है आपकी कि सोर्स ने 1700/16 की फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस की और लिसनर 20 मीटर्स पर सेकंड से मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट। तो सोर्स टू लिसनर वाली डायरेक्शन कौन सी है? लेफ्ट। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट 900/8 या फिर 450/4। चेक करो सारे। आप में से काफी लोगों का डिनोमिनेटर में 17 आ रहा था, या 18 भी आया हुआ है कुछ लोगों का। चेक करो भाई। नहीं नहीं, आप इसे ना, कई लोगों ने एफ को 100 ले लिया। देखो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि कौन सी साउंड बतानी है आपको जो हिल से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। उसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको, राइट? जो हिल से रिफ्लेक्ट होके आ रही है वो तो फ्रीक्वेंसी क्या थी? 1700/16 थी ना वो, जो आपने पिछले पार्ट में निकाली थी। क्लियर बच्चों? वंशिका क्लियर हो गया? ओके। तो अब बच्चों अगर हम सोचें, ये जो कार है, इस कार को दो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है ना? एक तो उसको 100 तो सीधा सुनाई देगी ही देगी जो वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है? और एक उसको ये रिफ्लेक्ट होकर 900/8 भी सुनाई देगी, ठीक है? तो इसका अगला पार्ट अब क्या बन सकता है कि कार ने कितनी बीट्स ऑब्जर्व की, राइट? तो ये बीट्स कितनी हो गई? डिफरेंस 900/8 माइनस 100, तो वो आ गया 100/8। क्या ये समझ आया बच्चों पूरा क्वेश्चन? तो वो बात बच्चों ठीक है कि इस केस में जो हमारा आंसर है वो 10 से बड़ा आ गया, है ना? तो वो तो एक अलग बात हो गई, बट कंसेप्ट समझ गया। मैंने जान के इसको पार्ट्स में करवाया है, नहीं तो ये क्वेश्चन सीधा भी आ सकता है कि भाई हाँ जी ऐसे कार हिल की तरफ जा रही है, बताओ उसको क्या बीट सुनाई देंगे। तो आपको उसे ऐसे ब्रेक करके ही करना है, ठीक है? समझ गए बच्चों? ओके। ये बच्चों ऑलमोस्ट हो गया है अपना चैप्टर खत्म। बस मैंने आपको थोड़े से इसके दो तीन एडवांस कंसेप्ट्स बताने हैं, ठीक है? बाकी तो ये चैप्टर हो गया कवर। तो कल बच्चों आपने
एक्सरसाइज 01 का एच पार्ट कंप्लीट करना है बच्चों, और एक्सरसाइज 0 का आई पार्ट करना है। ठीक है जी, ये पक्का से कर लेना, क्योंकि मतलब मैंने आपको थोड़े डॉपलर के थोड़े से और टफ क्वेश्चंस करवाने हैं, वो तभी होंगे जब आपने ये बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे। तो कल अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों, फिर मैं आपको इसके आगे का हम प्लान कर लेंगे, वो जो एडवांस टेस्ट की डिस्कशन बची हुई है अपनी। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।